हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न एज का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न एज का पार्ट वन डिस्कस किया था। उसमें भी मैंने मॉडर्न एज की पोइट्री के बारे में डिटेल से आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज हम मॉडर्न एज का पार्ट टू करेंगे। मॉडर्न एज द मॉडर्न पीरियड फिक्शन वॉज मोस्ट डोमिनेट जॉनरा ऑफ दिस एज। मॉडर्न एज में हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी पोइट्री की, मगर इस एज में पोइट्री भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर थी। ड्रामा भी, एब्सर्ड ड्रामा लिखे जा रहे थे, वो भी पॉपुलर था। मगर जो फिक्शन था वो मोस्ट डोमिनेंट था, इस मोस्ट डोमिनेंट जॉनरा था इस एज में। ओके, और मेजर नॉवलिस्ट की अगर बात करें, ये बहुत लंबी लिस्ट है नॉवलिस्ट की, जैसे जेम्स जॉयसी 1882 टू 1941, वर्जीनिया वुल्फ, रुडयार्ड किपलिंग, E.M. फॉस्टर, H.G. वेल्स, D.H. लॉरेंस, एडोल्फ हक्सले, J.R.R. टॉलकिन्स, आर्थर कॉनन डॉयली, कैथराइन मैन्सफील्ड, रेडक्लिफ हॉल एंड जॉर्ज ऑरवेल। ये क्या हैं? सभी ये नॉवलिस्ट हैं मॉडर्न पीरियड के। ये सिर्फ नेम हैं, आगे मैं वन बाय वन इनके बारे में डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स जॉयसी की। 1882 में इनका बर्थ हुआ, 1941 में इनकी डेथ हुई। द मोस्ट डेयरिंग यूज़र ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डेयरिंग थे, इंग्लिश लैंग्वेज को ये बहुत डेयरिंग यूज़ करते थे। ये फिक्शन में नरेटिव टेक्निक का यूज़ करते थे। ही क्लेम्ड हिज वर्क वुड कीप प्रोफेसर बिजी फॉर सेंचुरी, यानी कि जो इनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ये यूज़ करते थे जेम्स जॉयसी। इसीलिए अपने आप बोलते हैं, अपने वर्क्स के लिए वो क्लेम करते हैं कि जो इनके वर्क्स हैं आने वाली सेंचुरीज़ में प्रोफेसर्स को बिज़ी रखेंगे, क्योंकि मुश्किल होंगे, दैट्स वाई इनको बिजी रहना पड़ेगा। ओके, इनके फेमस वर्क हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916, यूलिसिस 1922, फिनिगन्स वेग 1939। He used stream of consciousness in his most of work. ज़्यादातर इन्होंने अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं जो राइटर्स हैं, वो जो करेक्टर की इनर जो साइकोलॉजिकल उनका माइंड सेटअप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जेम्स जॉयसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एजरा पाउंड टू अ हैरिट शॉ वीवर, जो एक पब्लिशर थे। जेम्स जॉयसी, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एजरा पाउंड के बारे में बताया था। एजरा पाउंड ने बहुत से ऐसे राइटर हैं जिनका करियर बनाया है, उनके करियर बनाने में, उनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो एजरा पाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट हैं मॉडर्न एज के। एजरा पाउंड ने ही जेम्स जॉयसी को इंट्रोड्यूस किया था हैरिट शॉ वीवर के साथ, जो कि एक पब्लिशर थे। जेम्स जॉयसी हिमसेल्फ कंसीडर दैट एजरा पाउंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज सक्सेसफुल करियर। जेम्स जॉयसी खुद बोलते हैं कि एजरा पाउंड ने उनकी ज़िंदगी में उनके करियर को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द करेक्टर ऑफ स्टीफन डिडॉलर्स, ये एक करेक्टर है स्टीफन डिडॉलर्स, ये फीचर्स इन अ यूलिसिस एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये करेक्टर आपको इस इनके जेम्स जॉयसी के वर्क यूलिसिस और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन दोनों में मिल जाएगा। ये जो करेक्टर है स्टीफन डिडॉलर्स, ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न मैन को। मॉडर्न मैन कैसा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टीफन डिडॉलर्स। अब हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। 1882 में इनका बर्थ हुआ
और 1941 में इनकी डेथ हुई। शी ऑल्सो यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हर नॉवेल्स, ये भी अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ करती हैं। ठीक है, शी वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर, ये एक फेमिनिस्ट राइटर है, वुमेन्स के फ्रीडम के ऊपर, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर ये लिखती हैं। ओके, और इनके फेमस वर्क हैं मिसेस डॉलरवे, टू द लाइट हाउस, अ रूम ऑफ वंस ऑन। फेमिनिस्ट वर्क जो कि एक फेमिनिस्ट वर्क है, अ रूम ऑफ वंस ऑन, ये एक फेमिनिस्ट वर्क है। शी रिप्रेजेंट द चैलेंजिंग फेस्ड बाय फीमेल राइटर, इस वर्क में वो रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे फीमेल राइटर को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमने बात की है, जेम्स जॉयसी भी और जो वर्जीनिया वुल्फ है वो यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में। ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? When a writer represent a character's inner feeling show, that technique is known as stream of consciousness. जब राइटर एक करेक्टर की इनर फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है अपने वर्क में, उसको, उस टेक्निक को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936, ये एक इंग्लिश ऑथर हैं। ये इनका बर्थ इंडिया में हुआ, इंग्लिश ऑथर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और इनका बर्थ इंडिया में हुआ, रुडयार्ड किपलिंग का। इनके मोस्ट ऑफ वर्क में हमें इंडिया का कल्चर देखने को मिलेगा। इन हिज वर्क उनके जो वर्क्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं इंडिया से, इंडिया के कल्चर से। वी कैन सॉ एंग्लो इंडियन इन हिज वर्क, एंग्लो इंडियन थीम हमें देखने को मिलेगी इनके वर्क्स में। इनके फेमस वर्क हैं द जंगल बुक, वेरी फेमस शो भी है, मोगली वाला जो बच्चे देखते हैं कार्टून, वो भी जंगल बुक ये रुडयार्ड किपलिंग की ही देन है हमें। किम, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय रुडयार्ड किपलिंग। Then E.M. Foster 1879 to 1970, ये उनका लाइफ स्पेन है। Although he was not an Indian, E.M. Foster इंडियन नहीं थे, बट ही स्पेंट हिज मोस्ट ऑफ टाइम इन इंडिया। इन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की है, यहाँ पे बहुत समय बिताया है इंडिया में, और उन्होंने इंडिया के कल्चर को समझा है, इसीलिए उनके वर्क्स में वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इंडियन नहीं हैं। उनके वर्क में आ जाता है सबसे पहला अ पैसेज टू इंडिया, जिसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स, ह्यूमनिज्म एंड मिस्टिक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द फाउंडेशन ऑफ अर्ली इंडियन फिक्शनल इंग्लिश, उन्होंने फाउंडेशन रखी है इंडियन फिक्शनल इंग्लिश की। वो ब्लूम्सबरी ग्रुप है जो उससे भी बिलोंग करते हैं। He acted as a bridge between the British writers and a Commonwealth literature. ये एक ब्रिज का काम करते हैं E.M. फॉस्टर, किसके बीच में? ब्रिटिश राइटर्स और कॉमनवेल्थ लिटरेचर के बीच में। कॉमनवेल्थ लिटरेचर का मतलब क्या है? जो देश न्यूली वो कॉलोनलाइज्ड थे ना, पहले कॉलोनी बनाई हुई थी, वो अभी फ्री हुए हैं, उनको फ्रीडम मिली है, वो वाली कंट्रीज़ को जो उनका लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कॉमनवेल्थ लिटरेचर बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे H.G. वेल्स के बारे में। 1866 में इनका बर्थ हुआ, 1946 में H.G. वेल की डेथ हुई। नोन फॉर साइंस फिक्शन, ये अपने साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। इनके वर्क्स हैं द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द फर्स्ट मैन इन द मून, ये इनके फेमस वर्क हैं H.G. वेल्स की। D.H. लॉरेंस 1885 में बर्थ हुआ, 1930 में इनकी डेथ हुई। ये लिखते हैं साइकोलॉजिकली टॉपिक्स लाइक सेक्सुअलिटी, रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, और इनके वर्क्स हैं लेडी चैटरलीज लवर, ये बहुत इनफेमस वर्क है।
क्यों इनफेमस है? बिकॉज टू ओवर सेक्जुअलिटी एलिमेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर वर्क है ये, बहुत ज़्यादा सेक्जुअलिटी एलिमेंट देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई ये इनफेमस नॉवल है इनका वर्क है द रेनबो, वुमेन इन लव, सन्स एंड लवर। अगर मैं बात करूँ द सिस्टर एंड द वेडिंग रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। इस वर्क के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप देख सकते हो। ये जब ये पब्लिश करवाने जाते हैं ना, तो ये द सिस्टर्स एंड द वेडिंग रिंग ये एक ही टॉपिक है, और ये इतनी मोटी बुक को देखकर जो पब्लिशर्स हैं वो भी पब्लिश करने को मना कर देते हैं, दैट्स वाई ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द सिस्टर्स का अलग पार्ट कर देते हैं और द वेडिंग रिंग का अलग पार्ट कर देते हैं, और द सिस्टर का टाइटल बदल कर रख देते हैं द रेनबो, एंड द वेडिंग रिंग का जो पार्ट है उस पार्ट को नेम दे देते हैं वुमेन इन लव। The Woman in Love published in 1920 in America, ये अमेरिका में पब्लिश हुआ था इनका Woman in Love वर्क, because this novel banned for 11 years in England because of homosexuality की वजह से इस वर्क को इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था 11 साल के लिए, इसीलिए उन्होंने ये अपना वर्क वुमेन इन लव को अमेरिका में पब्लिश करवाया। एल्डोक्स हक्सले 1894 to 1963, ये उनका लाइफ स्पेन है। माइग्रेटेड टू अमेरिका, ये चले जाते हैं अमेरिका में, बट नॉट गिवन अमेरिकन सिटीजनशिप, अमेरिका से माइग्रेट हो जाते हैं, आते हैं ये, और मगर इनको अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिलती। इनके फेमस वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस वर्क में वो ये रिप्रेजेंट करना की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, कल्चर कैसे चेंज हो रहा है, सोसाइटी, लोगों की थिंकिंग और रिलेशनशिप्स कैसे चेंज हो रही हैं, ये सब कुछ वर्क्स में अपने ये रिप्रेजेंट करते हैं। देन है J.R.R. टॉलकिन्स, इनका बर्थ 1892 में हुआ, 1973 में इनकी डेथ हुई। नोन फॉर हिज फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, H.R.R. जो टॉलकिन्स हैं ये अपनी फैंटेसी एंड इमेजिनेशन के लिए जाने जाते हैं। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन ग्रीक माइथोलॉजी, बाइबल, ओल्ड इंग्लिश, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ग्रीक माइथोलॉजी में, बाइबल में एंड ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जबकि जो मॉडर्न एज के जो और राइटर्स हैं उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो ये देखो ओल्ड इंग्लिश में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। J.R.R. टॉलकिन्स, इनके फेमस वर्क हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो आपको ये मैं आपको बता दूँ, ये एक और भी वर्क है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये जो वर्क है ये है वर्क J.R.R. टॉलकिन का, और द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये जो वर्क है ये विलियम गोल्डिंग का है। आगे आर्थर कैनन डोले, इनका बर्थ 1859 में हुआ और इनकी डेथ 1930 में हुई। ये हैं द क्रिएटर ऑफ शर्लॉक होम्स। ही गेव हिज फोकस ऑन प्लॉट देन कैरेक्टर्स, ये अपने कैरेक्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं देते जितना ये अपने प्लॉट्स के ऊपर फोकस करते हैं। इनके जो प्लॉट्स होते हैं आर्थर कैनन डॉयले के, वो फुल ऑफ थ्रिलर्स होते हैं। ओके, आगे कैथरीन मैन्सफील्ड 1888 में बर्थ हुआ और 1923 में इनकी डेथ हुई। शी वॉज फेमस फॉर हर स्टोरीज, ये अपनी स्टोरीज के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं और इन हर वर्क्स जेंडर रिलेशनशिप, ये इन अपने वर्क्स में ये जेंडर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती हैं। देन रेडक्लिफ हॉल 1880 में इनका बर्थ हुआ, 1943 में इनकी डेथ हुई। द फर्स्ट मेजर होमोसेक्सुअल राइटर, ये होमोसेक्सुअल राइटर हैं
पुट ऑन ट्रायल फॉर ऑब्ससेनिटी, ये अपने वर्क्स में ऑब्ससेनिटी की वजह से इनको ऊपर मुकदमा भी चलता है, ट्रायल भी चलता है। अ डेंजर टू द नेशन, इनको ऐसा भी बोला गया कि ये डेंजर है नेशन के लिए, रेडक्लिफ हॉल को। देन आ जाते हैं जॉर्ज ऑरवेल, 1903 में इनका बर्थ हुआ, 1950 में इनकी डेथ हुई। इन हिज वर्क पॉलिटिकल एलिगरीज, सोशल सिंपथीज, इस टाइप के ये वर्क टॉपिक्स एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, थीम्स देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल एलिगरीज और सोशल सिंपथीज होती हैं। इनके वर्क्स हैं 1984 एनिमल फार्म, ये जो बोथ वर्क हैं ये एंटी कम्युनिस्ट हैं। मॉडर्न पीरियड में ड्रामा भी था, मॉडर्न पीरियड का ड्रामा देखेंगे। आयरिश प्ले राइट्स गेव ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ ड्रामा इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में आयरिश जो प्ले राइट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो मैनी आयरिश प्लेस ट्रांसलेटेड, बहुत से आयरिश प्लेस ट्रांसलेट किए गए, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये बहुत फेमस राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं मॉडर्न पीरियड के। 1856 में बर्थ हुआ, 1950 में इनकी डेथ हुई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे हेनरिक इब्सन से, जो कि आयरिश प्ले राइट हैं। जी.बी. शॉ के यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फेमस वर्क हैं पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, सेंट जॉन कैंडिडा। मॉडर्न एज नॉन फिक्शन, मॉडर्न एज नॉन फिक्शन की अगर बात करें, A.C. ब्रैडली एम्फेसाइज ऑन करेक्टर अबव ऑल एल्स इन शेक्सपियर, तो ये जो A.C. ब्रैडली हैं वो एम्फेसिस करते हैं करेक्टर के ऊपर, ओके, शेक्सपियर अबव ऑल एल्स इन शेक्सपियर, ओके। वो बोलते हैं एल.सी. नाइट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबथ, ये इसके ऊपर वर्क करती हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबथ 1933। एडमंड गोज रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन जॉन डन, ये राइटर हैं, ये दोबारा से जॉन डन हैं जो मेटाफिजिकल राइटर हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके वर्क्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं। I.A. रिचार्ड्स ये देते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म भी आता है मॉडर्न एज में, जिसमें क्लीनेथ ब्रूक, विलियम विमसेट, मैनरो, ब्रेडस्ले और T.S. एलियट, इनका वर्क है नॉन फिक्शन में, क्रिटिसिज्म में, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, essay on Hamlet and the metaphysical poets. This is all about modern age. Modern age आज के इस वीडियो से कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।